चलिए, है ना। यहां पर अब कुछ और केसेस बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि एक फ्लो चार्ट बनाया था जहां पर हमने डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी, और हमने बोलता डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन 3 तरीके से हो सकता था, एसएस, एसपी और पीपी। पॉलीएटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक तरीके से हो सकता था, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, ये पढ़ेंगे हम आगे हाइब्रिडाइजेशन में। इसके अलावा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हर जगह पर एक जैसे ही था, या तो पी पाई बनेगा, या फिर डी पाई बनेगा, या फिर डी पाई बनेगा। मेनली हमें पी पाई और पी पाई डी पाई की जरूरत पड़ती है। कल हम लोगों ने एसएस, एसपी, पीपी की कहानी देख ली। अब पीडी ओवरलैपिंग और डीडी ओवरलैपिंग की हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पीएक्स और डीएक्सवाई को याद करिएगा। मैंने आपको बोलता इमेजिन कर ले अगर हम, तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। ये हमारी कौन सी एक्सिस थी बेटा, एक्स एक्सिस, और ये हमने क्या बना दिया, पीएक्स। डीएक्सवाई कल आपको, है ना, जनरलाइजेशन मैंने बता दिया था कि डीएक्सवाई कैसा दिखता है या वाईजेड कैसा दिखता है। डीएक्सवाई, डीवाईजेड, डीजेडएक्स, इनके जो चार लोब बनते हैं वो ऑन द एक्सिस बनते हैं या बिटवीन द एक्सिस बनते हैं बेटा, बिटवीन द एक्सिस। और बिटवीन द एक्सिस बनने का मतलब क्या है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और डीएक्सवाई बनाना है, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस थी, वाई। तो बेटा डीएक्सवाई कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये डीएक्सवाई। तो दिस इज पीएक्स, दिस इज डीएक्सवाई, पीएक्स और डीएक्सवाई। अब इसमें कहानी को समझिएगा। पीएक्स और डीएक्सवाई को एक बार एक्स पे लाएंगे, एक बार वाई पे लाएंगे और एक बार जेड पे लाएंगे, तीनों पे चेक करते हैं। इमेजिन करिएगा जब आप पीएक्स और डीएक्सवाई का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान के चल रहे हैं, तो बेटा जब आप इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान रहे हो तो ये वाला जो हिस्सा ये ऐसे जाएगा, और जब ये ऐसे जाएगा तो बताइए ये क्या जीरो ओवरलैपिंग वाली कहानी बन रही है, मतलब ये ऐसा कुछ बन जाएगा फाइनली, है ना। तो इसका मतलब है यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जीरो। और जीरो ओवरलैपिंग मतलब इस वाली कहानी में जब एक्स लेके आ रहे हो तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। सेम कहानी जेड पे होगी, चेक करिएगा। ये पीएक्स है, जेड पे लाने का मतलब है आपसे बोर्ड की तरफ वाली एक्सिस पे, तो इसको एज इट इज लाके यूं रख दिया इसके सामने, और जब यूं लेके जाऊंगा तो वही तो डायग्राम बनेगा फाइनली जो ये बन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही वाला डायग्राम बन जाएगा ऐसा, क्योंकि इस बार सामने से लेके आ रहे हो। तो इस बार भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पीएक्स और डीएक्सवाई को आप एक्स या जेड पर लेके आए तो क्या मिलेगा बेटा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएक्स और डीएक्सवाई को कौन सी एक्सिस पे लाए, वाई। वाई कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो सेंटर है वो कहां होना चाहिए, वाई पर। वाई पर मतलब ऊपर से नीचे। अब आप सोचिए इसको ऐसे कैसे ले, और यू लेके आओगे तो क्या एक से एक टकराएगा कि दो से दो टकराएगा, दो से, और दो से दो टकराएगा तो क्या बनेगा, पाई। तो यहां पर जब आप वाई पे लेके आओगे तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पाई। अब यही बात जनरलाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा चल रहा है, पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग में जनरलाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पीडी ओवरलैपिंग में यहां पर मैं तीन नाम लूंगा, कॉमन एक्सिस, नॉन कॉमन एक्सिस और जो एक्सिस है ही नहीं। ध्यान सुनना, इन दोनों को देखकर बताइए कॉमन एक्सिस कौन सी दिख रही है, कौन सी एक्सिस दिख ही नहीं रही, और कौन सी नॉन कॉमन है, वाई, ठीक है। कॉमन एक्सिस एक्स है और जो एक्सिस नहीं दिख रही है वो जेड है, और इनमें जो अनकॉमन एक्सिस है या नॉन कॉमन एक्सिस है वो वाई। जनरलाइज कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पीडी ओवरलैपिंग में कॉमन एक्सिस हो या फिर जो एक्सिस नहीं है वो हो तो क्या बनेगा, नो बॉन्ड। लेकिन अगर पीडी ओवरलैपिंग में नॉन कॉमन एक्सिस पे ओवरलैपिंग कराओगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। आइए इधर चेक करिएगा, ये आ रहा है पीडी ओवरलैपिंग। कॉमन एक्सिस बताइए क्या वाई है या नहीं है, कौन सी एक्सिस नहीं दिख रही है, जेड। पीडी ओवरलैपिंग में अगर कॉमन एक्सिस आ जाए या ना दिखने वाली एक्सिस आ जाए तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर पीडी ओवरलैपिंग में जो नॉन कॉमन एक्सिस है वो आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पीडी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीडी ओवरलैपिंग के बाद जो अगले टाइप का ओवरलैपिंग हमें पढ़ना है वो कौन सा आता है बेटा, डी ओवरलैपिंग। अब हम सारे केसेस नहीं पढ़ रहे, बस एक जनरलाइजेशन देखते जा रहे हैं, एक एक केस देखकर, ताकि एग्जाम में आए तो अब हमने इमेजिन करना सीख लिया है। अब मुझे बताओ डी ओवरलैपिंग है, पेन देना भाई, और दो, ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल बन गया, डीएक्सवाई, है ना। एक और डीएक्सवाई ले लिया, तो हमने यहां पर दो डीएक्सवाई को इमेजिन कर लिया, ये दो डीएक्सवाई मान लीजिए ना। अब ये जो दो डीएक्सवाई हैं आप पहले कौन सी एक्सिस पे ला रहे हो, एक्स। तो डीएक्सवाई और डीएक्सवाई को अगर आप एक्स पे लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ
कि इन दोनों का जो सेंटर है वो कहां पर होना चाहिए, एक्स पर, लेफ्ट टू राइट है ना। अगर आप इन दोनों के सेंटर को एक्स पे रखते हो और ऐसे लेके आते हो तो बताओ एक से एक टकराएगा, दो से दो या चार से चार, और दो से दो टकराएगा तो क्या बनेगा, पाए। तो dxy को x पर लाने पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाए। अच्छा dxy को y पे ले आओ, y पे ले आओ मतलब इसका सेंटर, इसको घुमाना फिराना नहीं है, सेंटर को ऐसे रखना है, तो ऐसे ले आओ। और यूं लेके आओगे तो बताओ एक से एक टकराएगा या दो से दो टकराएगा, दो से दो टकराएगा, और दो से दो टकराएगा तो यहां पर भी क्या बनेगा, पाए। तो इसका मतलब है dd ओवरलैपिंग से आपको पाए बॉन्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। कहानी हमारे सामने, ज्यादा यूज आएगा नहीं बट पता होना चाहिए। अब यहां देखिए dxy और dxy को लिया आपने, dxy को लिया, चेक करिएगा वापस से वही दोनों ऑर्बिटल है dxy, पर इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लिया आपने, z कौन सी है, आपसे बोर्ड की तरफ आने वाली एक्सिस। तो इसको एज इट इज रखते हुए यूं कर दो, जब ये ऐसे आएगा तो क्या चार से चार टकराएगा, यस, और चार से चार टकराएगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा। तो बेटा यहां पर चार से चार टकराने पे जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमने सारे केसेस लगभग यहां पर कवर कर लिए। ये जो डेल्टा वाला है इसको मैं एक बार रिप्रेजेंट करते रहूं, और इसको ये जो पाए वाला है dd वाला, इसको भी रिप्रेजेंट करो। ये तो इसको साइड में इधर कर देते हैं, चेक करिएगा। केस नंबर 19 जो है उसको बना रहे हैं यहां पर, ये पहला dxy, ये दूसरा dxy, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने कौन सी मान ली, x। यहां पर भी dxy है, यहां पर भी dxy है, और जब ये dxy अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x टकराएंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाए। तो ये कहानी बन गई ना, ये वाला 19th केस है। 20th वाले केस को बना दे, आइए। तो ये जो डेल्टा का फॉर्मेशन है ये कैसे हो रहा है, तो बेटा यहां पर भी एक dxy है हमारे पास, और दूसरी जगह भी हमारे पास एक dxy है, और दोनों dxy को आपको कौन सी एक्सिस पे लाना है, z पे लाना है, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर इस लाइन पे आना चाहिए। तो इसको उठा के ऐसे लेके आएंगे। अब ऐसे लेके आएंगे तो बोर्ड पे नहीं दिखा पाएंगे, तो अपने को ये मान के चलना है कि जब इसको ऐसे लाओगे तो क्या ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से टकराएगा, बेटा यस। तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, और ये इससे टकराएगा, और ऐसा जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट वाला केस, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो ये सब हम हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला केस देखेंगे, बस अभी नोट कर लीजिए। चलिए यार, अब ये जो टेबल हम लोगों ने बेटा बनाया है, इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो वीबीटी था। वीबीटी में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कहां पर ओवरलैपिंग कम होगी, कहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, वो दो बातों पर निर्भर कर रहा था। याद करिएगा, टेबल बनाया था, एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल की डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, और दूसरी बात जिसपे वो निर्भर कर रहा था वो था टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में हम लोगों ने दो टाइप की ओवरलैपिंग की बात करी थी, कोएक्सियल और कोलैटरल। कोएक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता था, कोलैटरल से पाई बॉन्ड बनता था। तो कहां सिग्मा बन रहा है, कहां पाई बन रहा है, कौन से ऑर्बिटल से सिग्मा या पाई बन सकता है, वो सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर ली। अब इसके आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स पर। याद करिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा।
क्योंकि सिग्मा में हमेशा जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा होती है और पाई का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है. नोट बना के लिखिएगा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स. Sigma bonds is always stronger than pi bonds due to greater extent of overlapping. Sigma bond is always stronger than pi bond due to greater extent of overlapping. Due to greater extent of overlapping. मतलब सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और इसीलिए उसका जो स्ट्रेंथ है वो पाई बॉन्ड से क्या रहेगा, ज्यादा. तो मान लो एक असर्शन पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड और रीजन बोला जाए ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. क्या दोनों सही है? बिल्कुल. और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है? यस, है ना. तो चाहो तो AR बना के एक लिख भी लो. असर्शन लिखिएगा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज weaker than pi bond. Sigma bond is always weaker than pi bond. Reason लिखिएगा, in sigma bond extent of overlapping is more. In sigma bonds extent of overlapping is more. क्या हो जाएगा इसका आंसर? Assertion false है और रीजन ट्रू है. लिख लीजिएगा, A is false, R is true. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली कहानी पे. अभी जो ओवरलैपिंग हम लोगों ने देखी इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं. 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा. when px orbital overlaps with dxy orbital, when px orbital overlaps with dxy orbital along y-axis, then the bond formed will be अब ये 3D में इमेजिन करना आना चाहिए बेटा ना अपने को. 3D में इमेजिन कर लीजिए, चीजें आसान होती है. और नहीं हो कर पा रहे तो फिर टेबल याद कर लीजिए, है ना. ऑप्शन लिखिएगा, पहला ऑप्शन सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा डेल्टा, चौथा नो बॉन्ड. सिग्मा, पाई, डेल्टा, नो बॉन्ड. क्या क्या दिया हुआ है? एक तो पी एक्स दिया है और dxy दिया. पी एक्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा? ये पी एक्स है और dxy की बात करेंगे तो dxy कुछ इस तरह से आएगा ना. तो पी एक्स और dxy दो पेन बेटा. ये रहा px और ये रहा dxy. कौन सी एक्सिस पे लाना है? y. y मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर ऐसे होना चाहिए ना, तो ऐसे ले. और जब ऐसे लेके आओगे तो बेटा क्या 2 से 2 टकरा रहा होगा? यस. और 2 से 2 टकराएगा तो क्या बन जाएगा? पाई, है ना. अगला क्वेश्चन लिखिए, when two different d orbitals ब्रैकेट में लिखिएगा डिफरेंस इन ओरिएंटेशन, डिफरेंट इन ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? एक अगर dxy है तो दूसरा dyz या dzx, ऐसा कुछ होगा, है ना. ये कहने का मतलब है when two different d orbitals overlap with each other, then the bond formed will be पहला ऑप्शन वही चारों है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, नो बॉन्ड. सिग्मा, पाई, डेल्टा, नो बॉन्ड. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो बॉन्ड, है ना. नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि कल आपको बोला था 2 डिफरेंट पी और 2 डिफरेंट डी कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते. इसको जीरो ओवरलैपिंग वाले केस में कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहां पर उनका ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नोड जो है ना उनके कॉमन हो जाते हैं और इसलिए वो कोसेंट्रिक होने की वजह से ओरिएंटेशन अलग अलग है तो वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. अगला क्वेश्चन लिखिए, which of the following representation is
करेक्ट ऑब्लिक इनकरेक्ट, which of the following representation is correct oblique incorrect? चलिए ना, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है ये आगे जाके आपको एमओटी में भी काम आएगा, ठीक है। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, क्या कहने का मतलब है, हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं। पहली बात, यहाँ पर ये जो दो ऑर्बिटल है ना, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कर रहे हैं मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं। इस पूरे टॉपिक को एक और नाम दिया जाता है एलसीएओ। एलसीएओ का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं। बेटा अगर कंबाइन कर रहे हैं, पहली बात तो यहां पर इनके बीच का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां पर एक जगह साइन कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव। तो जब हम कंबाइन कराना चाह रहे हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बीच वाला है ना ये जो साइन है पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो पहली बात, अगर यहां नेगेटिव दिया तो इसको आपको घुमाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इस पे आते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को देख लेते हैं। मुझे बताइए, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, क्या दोनों का फेस सेम है या ऑपोजिट है? बेटा सेम है। तो जब आप इनको लेके आओगे तो दोनों आपस में प्लस 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 हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों सर्कल आपस में जुड़ जाएंगे, और दोनों सर्कल जुड़ जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये प्लस प्लस साइन आ गया इन दोनों का, और इधर जो लोब छोटे थे वो वैसे के वैसे ही है, माइनस माइनस, मतलब ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर पे आइए, मतलब थर्ड नंबर को देखिए पहले। यहां पर बीच का साइन कैसा है, प्लस। इधर आ रहा है प्लस और इधर आ रहा है माइनस। तो ये आप बताइए पॉजिटिव ओवरलैप है या नेगेटिव ओवरलैप? नेगेटिव। नेगेटिव ओवरलैप होने का मतलब है प्लस माइनस जुड़ेगा या माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है ना, ये आपस में कैंसल हो जाते हैं। पर कैंसल होने के बाद ऐसा नहीं करेंगे कि अपन इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, अपन छोटा कर देते हैं ताकि ये दिखे, क्योंकि दो ऑर्बिटल दो लोब होने चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे कि इस लोब को क्योंकि कैंसल हो गया तो छोटा बना देते हैं, कि ये एक तरह से ये दिखा रहा होगा कि लोब आपस में कैंसल आउट हो गए, कट आउट हो गए। चेक करिएगा यहां पर, अगर हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेटा ये वाला और ये वाला लोब आपस में प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा। कैंसल हो जाएगा तो ये लोब भी छोटा हो जाएगा, ये लोब भी छोटा हो जाएगा, तो ये हमने छोटे बना दिया। ये लोब जैसा था वैसे का वैसे ही है, ये लोब जैसा था वैसे का वैसे ही है। अब साइन चेक कर लीजिए, माइनस प्लस तो माइनस प्लस, माइनस और प्लस तो माइनस और प्लस। तो ये कहानी आ रही है, मतलब ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वाले पे आइए। इस बार जो आप ओवरलैपिंग करा रहे हो उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, और ओवरलैपिंग में आप इन दोनों को जोड़ रहे हो और इन दोनों को जोड़ रहे हो, ऐसे लेके आओगे। क्या प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे? बेटा यस। तो ये वाला लोब छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ये दोनों माइनस माइनस भी ऐड हो जाएंगे, और इसलिए ये वाला लोब भी बड़ा हो जाएगा। तो ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है। इस पर आइए सेकेंड नंबर पे, चेक करिएगा।
यहां पर बीच में कंबाइन कर रखा है या डिफरेंस कर रखा है, बेटा डिफरेंस कर रखा है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है ना, तो आपको कंबाइन करना है, कंबाइन करना है तो इस साइन को क्या बनाना पड़ेगा, प्लस। अब इसको प्लस बनाना है मतलब आप फेस चेंज कर रहे हो, और फेस चेंज करने का मतलब है दोनों में से किसी एक, और ये पूरा एक ऑर्बिटल है ना, दोनों में से किसी एक ऑर्बिटल के साइन को घुमाना पड़ेगा, चाहे तो इसको घुमा दो चाहे तो इसको घुमा दो। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मुझे माइनस को क्या बनाना है, प्लस, चेक करिएगा। चलिए ना, अब इस माइनस को मुझे प्लस बनाना है तो कितनी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। पहला कि दोनों ऑर्बिटल को ऐसा रखा मैंने और इस माइनस को प्लस बना दिया। प्लस बनाने का मतलब या तो इसका साइन चेंज करूंगा या फिर इसका, दोनों को मैं चेंज करना। अगर मान लो मैंने इसका साइन चेंज किया होता तो यहां पर क्या आ जाता, माइनस, और यहां पर क्या आ जाता, प्लस, और इसका साइन तो एज इट इज रखना होता क्योंकि दो में से किसी एक का साइन चेंज होगा। अब अगर आप इसको देखते हैं तो डायग्राम देखिए, क्या ये दोनों सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, सेम फेज, सेम फेज है तो सर्कल आपस में जुड़ जाएंगे, और ये क्या है बेटा, बाहर वाले हैं, तो इसको एज इट इज जैसा था वैसे का वैसा रख दो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये डायग्राम बन के आना चाहिए था। ऊपर जो डायग्राम दिया ये है या इससे अलग है, यही है, तो इसका मतलब है ऊपर वाला डायग्राम सही है या गलत है, सही है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हो सकता था, इसमें जो हमने अभी साइन चेंज करा, माइनस को मैं प्लस बनाता, अभी मैंने इसके साइन चेंज करे तो हो सकता है मैं उसके साइन चेंज कर देता, इसको तो एज इट इज रहने देता प्लस और माइनस, लेकिन इसके साइन घुमा देता और ये हो जाता प्लस और ये हो जाता माइनस। और अगर ये प्लस और प्लस होता तो भी ये क्या बता रहा है कि दोनों सेम फेज में ही है, और दोनों सेम फेज में तो अगेन बीच वाला सर्कल क्या हो जाता, बड़ा, और ये वाले सर्कल ऐसे रह जाते, टॉफी वाला शेप आ जाता है ना। ये प्लस और प्लस प्लस हो जाता इधर, और इधर वाला माइनस, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी बन सकता है और इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी बन सकता है। हमें ये वाला दिया तो हमने इसको सही मान दिया, ये वाला दिया होता तो वो भी सही हो जाता, नोट कर लीजिए इस बात। चलिए, है ना, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन देखा, इसके बाद पीछे वाले रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन अपने आप में क्या है बेटा, सही है ना, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग d orbital, which of the following d orbital never participates in pi bond formation? Which of the following d orbital never participates in pi bond formation? पहला ऑप्शन लिखिए dxy, दूसरा ऑप्शन लिखिए dyz, dxy, dyz, dzx, और लास्ट लिखें dz स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी dz स्क्वायर। कल जो हमने ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल देखे थे ना, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो दोनों कभी भी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, स्पेशली dz स्क्वायर तो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, कारण देख लीजिएगा। कारण देख लीजिए, कारण क्या है कि यहां पर ये जो ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के अंदर dz स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, है ना, तो dz स्क्वायर में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा, वो बाहर होती है। ये जो सर्कल बनाते हैं ना इसके आसपास, इसमें लगभग ऐसा बोला जाता है कि 70% ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्बिटल की है वो इन लोब्स में नहीं होती, वो बाहर होती है। और इसीलिए जब आप पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे तो पाई बॉन्ड के लिए आप किसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग कराने के लिए लाओगे,
अब जब ओवरलैपिंग कराएगा तो इससे और इससे वो लोब जुड़ जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लोब्स के बाहर है, और इसीलिए पाई बॉन्ड पहले ही वीक होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब के बाहर होने की वजह से ये पाई बॉन्ड जो बनेगा वो बिल्कुल ना के बराबर स्ट्रेंथ रखता है, और इसीलिए वो बन ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख जाए या dz स्क्वायर दिख जाए तो वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस बात को अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये जितने भी केसेस अभी हमने पढ़े, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ये टॉपिक स्टार्ट ही क्यों किया था, ताकि हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता चल सके कि भैया किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। आइए देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहला फैक्टर जो आता है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ का, वो आता है नंबर ऑफ शेल्स। तीन फैक्टर्स होते हैं मेनली, एक आता है नंबर ऑफ शेल, एक आता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जो हमने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के बारे में बात करी थी वो, और तीसरा जो फैक्टर आएगा बेटा, वो थर्ड फैक्टर जो होता है, दैट इज नोन एज लोन पेयर रिपल्शन। अब ध्यान से सुनना और बात को समझना। मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था वीबीटी, तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था, टू कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑब्लिक पाई बॉन्ड्स। ध्यान से लाइन को सुनना। वीबीटी में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे होंगे। मुझे बताइए, अगर एक जगह सिग्मा बॉन्ड है और एक जगह पाई बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? सिग्मा। ये तो हमें पहले ही पता चल चुका अभी तक। लेकिन मान लो यहां भी सिग्मा है और यहां भी सिग्मा है, अब इसका कंपैरिजन कैसे होगा वो हम सीख रहे हैं। मान लीजिए यहां भी पाई है और यहां भी पाई है, तो उसका कंपैरिजन कैसे होगा हम लोग वो सीख रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जब भी दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या फिर पाई का कंपैरिजन पाई से हो, तो हमें क्या लगाना है? वीबीटी। क्लियरली इस लाइन को दिमाग में फिट कर लीजिए। सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या फिर पाई का कंपैरिजन पाई से हो, क्या लगा देना है? वीबीटी। ठीक है, क्योंकि सिग्मा और पाई में तो हमें ऑलरेडी पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। पहला फैक्टर जो हमें लगाना है वो होता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता है या कम हो जाता है? बेटा बढ़ता है। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। मुझे बताइए, अगर दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होता जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो दूरियां बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड जो है वो कमजोर होता जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक जगह शेल नंबर दिया गया 11, एक जगह शेल नंबर दिया गया 22, एक जगह शेल नंबर दिया गया 33 और एक जगह शेल नंबर दिया गया 44। ये लिखने का मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब ये मैं सोच रहा 1 - 1 लिखा है, 2 - 2, 3 - ये सब 0 0 0 बराबर करके आ जाओ पर। ये लिखा क्या है? 1 और 1 दो एटम है जो कि फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट पीरियड का है, और ये जो माइनस है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बना है? एक बॉन्ड बना है। पहला बॉन्ड दो एटम के बीच का कौन होता है? सिग्मा। तो ये सिग्मा बॉन्ड बता रहा है। यहां पर बताइए 2 और 2 के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। यहां पर 3 और 3 के बीच में भी सिग्मा, और 4 और 4 के बीच में भी सिग्मा। अभी एलिमेंट नहीं दिया, सीधे नंबर दे दिया, शेल नंबर। तो बेटा यहां पर दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सिग्मा से। दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सिग्मा से। दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सिग्मा से। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा तो हमें क्या लगाना है? वीबीटी। अब वीबीटी अगर आप लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि पहला फैक्टर जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो फैक्टर क्या होता है बेटा? शेल नंबर। और शेल नंबर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ेगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा आएगा। मान लीजिए एक केस और आपको दिया होता, मान लीजिए 1 2 दिया होता, 1 3 दिया होता, 1 4 दिया होता और 1 5 दिया होता। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगेन देखिए तो बेटा दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? सिग्मा से। और सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वीबीटी। लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है, और शेल नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। नोट करिए सर। रोज नौटंकियां रहती रिकॉर्डिंग की। भैया रिकॉर्डिंग नहीं हो रही।
रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग बंद है। धन्यवाद। चलिए, है ना, पहला फैक्टर को समझने के बाद आते हैं बेटा सेकंड नंबर के फैक्टर पे। और सेकंड नंबर का जो फैक्टर हमारे सामने आ रहा है वो फैक्टर क्या आ रहा है बेटा? नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पहला फैक्टर हमने लगा दिया शेल नंबर। मान लीजिए कभी दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से दे दिया जाए, अगर शेल नंबर अलग है तो आप किससे सॉल्व कर लेंगे? शेल नंबर से। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि शेल नंबर क्या आ जाए? सेम। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको दिया जाता 2s और 2s, मान लीजिए आपको दिया जाता 2s और 2p, और मान लीजिए यहां दिया जाता 2p और 2p। चेक करिएगा, शेल नंबर अगर आप देखते तो क्या है? 2 यहां पर भी शेल नंबर क्या है? 2 और यहां पर भी शेल नंबर क्या है? 2। अगर शेल नंबर अलग होते तो हम शेल नंबर के बेसिस पे बोल देते कि जिसका शेल नंबर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। लेकिन अभी शेल नंबर क्या हो गए? सेम। अब शेल नंबर सेम हो गए तो कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं करेंगे कि शेल नंबर सेम हो जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर कर दें। हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड नंबर का फैक्टर, और वो फैक्टर कौन सा है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। वीबीटी कब लगाना है? जब सिग्मा का कंपैरिजन किससे होगा? सिग्मा से। ये जो डैश बीच में लगा रखा है ये क्या बता रहा है? सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बता रहा है। मुझे बताइए एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। एसपी से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और पीपी से भी क्या बनता है? सिग्मा। पीपी से सिग्मा भी बनता है और पीपी से पाई भी बनता है। जब तक कुछ भी मेंशन ना करके दे तो आपको सिग्मा ही मान के चलना है। उसको पाई दिखाना होगा तो साइड वाइज या कोलैटरल कुछ ना कुछ लिखेगा, है ना। तो एसएस, एसपी और पीपी दे दिया, मतलब दो एटम के बीच में सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा का कंपैरिजन करना है। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से करना हो या पाई का कंपैरिजन पाई से करना हो, क्या लगाना है? वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर शेल नंबर। शेल नंबर क्या हो गया? सेम। शेल नंबर सेम हो जाएगा तो सेकंड फैक्टर क्या लगाओगे? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। हमने ये पढ़ा था कि एस जो ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल होता है? नॉन डायरेक्शनल। तो एस के लिए तो हमने दोनों जगहों पर क्या लिख दिया? नॉन डायरेक्शनल। एस एस नॉन डायरेक्शनल। एस और पी में एस इज नॉन डायरेक्शनल, पी इज डायरेक्शनल। पीपी में बात करें तो पी इज डायरेक्शनल, पी इज डायरेक्शनल। याद करिए आपको बोला था डायरेक्शनल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, तो बेटा एसएस से ज्यादा ओवरलैपिंग एसपी में होगी और एसपी से ज्यादा ओवरलैपिंग पीपी में होगी, क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो भी बढ़ता जाएगा। और इसलिए एसएस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग एसपी और एसपी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग पीपी। लेकिन कब? ये ध्यान रखिएगा। एन सेम होने के दो मतलब समझ सकते हैं आप। ये 2 तो ये सेम होने की बात नहीं कर रहा है, ये 1 2 भी हो सकता था। अगर ये 1 2 है तो ये भी 1 2, ये भी 1 2। सेम होने का मतलब ये सोचना कि ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये कुछ भी हो सकता है, पर जो यहां है वही यहां भी होना चाहिए। हालांकि ये जो सेकंड फैक्टर है अपने को इतना ज्यादा काम आएगा नहीं अपने को, क्योंकि जनरली एसपी एसपी लिख के नहीं देता अपने को, तो कोई एटम देगा जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो अपन एटम वाले केस को देखेंगे। लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि कभी अगर SS, SP और PP के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हमें डायरेक्शनल नेचर को देखना होगा, एन इज सेम को मानते हुए। चलिए इसको नोट करिएगा।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट फैक्टर जो आता है, या पहले काम करते हैं इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लो इसको, है ना, इन पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आते हैं लास्ट फैक्टर पे। चलिए, है ना, आइए इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक जो दो फैक्टर आपने देखे, इसमें अभी तक कहीं पर भी हमने एटम मेंशन नहीं करा, मतलब एलिमेंट नहीं दिखाई कि HF, HCl, HBr, HI, हमने सिर्फ नंबर्स या फिर सबशेल्स के बारे में बात करी, शेल और सबशेल या ऑर्बिटल पे बात करी। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड will be strongest, which of the following bond will be strongest? ऑप्शन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अब ये जो 1 1 1 2 1 3 है जो भी लिख के दे रहा है, आपको समझ में आना है कि क्या बोलना चाह रहा है बेटा। दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा 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 और सिग्मा। सिग्मा का सिग्मा से कंपैरिजन हो जाए, क्या लगा देना, वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर क्या होता है, शेल नंबर। शेल नंबर जितना कम होगा एटम उतने पास होंगे, एटम जितने पास होंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो बेटा इनमें सबसे छोटा जो फैक्टर हमको दिख रहा है शेल नंबर में, वो कौन है, 1 1। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following bond will be strongest? Which of the following bond will be strongest? चार ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट आंसर विल बी बी। इसमें अब आपको दो फैक्टर एक साथ देखने पड़ रहे हैं। पहला फैक्टर हमेशा क्या देखना है बेटा, शेल नंबर। चेक करिएगा, उसका शेल नंबर क्या है 2 2, इसका शेल नंबर भी क्या है 2 2, इसका शेल नंबर क्या है 3 3, इसका शेल नंबर क्या है 3 3। हमें बॉन्ड क्या बताना है, स्ट्रॉन्ग बताना है या वीक बताना है, स्ट्रॉन्ग। शेल नंबर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो 2 2 वाला स्ट्रॉन्ग होगा और 3 3 वाला वीक होगा। तो आंसर ए या बी में से कोई आएगा। अब उन दोनों को देखिए तो उन दोनों का शेल नंबर 2 2 और 2 2 आपस में सेम है। अगर शेल नंबर सेम हो जाता है तो सेकंड नंबर पे फैक्टर कौन सा लगता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा उतना बेटर ओवरलैपिंग होता है। एसएस नॉन डायरेक्शनल है और एसपी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल है। तो बेटा इसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, तो एसएस से स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग एसपी और एसपी से स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग पीपी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट का 2s2p। अच्छा इसमें बताओ, अगर इसमें मुझे बताना होता वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, देख लो आराम से, सी। ऑर्डर बनाना होता इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बनाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बनाओ क्वेश्चन लिखो। फॉर अबव क्वेश्चन डिटरमाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। फॉर अबव क्वेश्चन डिटरमाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। फॉर अबव क्वेश्चन डिटरमाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का है, चाहे बॉन्ड स्टेबिलिटी का है, चाहे बॉन्ड एनर्जी का है, तीनों का मीनिंग सेम होता है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्टेबल होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले वीक लिखना है और बाद में स्ट्रांग लिखना है। वीक ज्यादा कौन होंगे, सी और डी वाले दोनों वीक होंगे क्योंकि शेल नंबर ज्यादा है, पर इनमें से वीकेस्ट कौन होगा, सी। तो करेक्ट बनेगा सी, फिर ये बनेगा डी, फिर क्या आ जाएगा ए और फिर क्या आ जाएगा बी। दिस इज द ऑर्डर, सी डी ए बी। यही बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, यही बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यही बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following bond
is weakest? Which of the following bond is weakest? ठीक है भाई, पहला ऑप्शन लिखा है 2s 2s, अगला लिखा है बेटा 5s 5s, अगला लिखा है 2p 3p साइडवाइज, और अगला लिखा है ऑल हैव इक्वल स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? पहला फैक्टर क्या लगाएंगे? पहला फैक्टर लगाएंगे सिग्मा और पाई। शेल नंबर, ये जो फैक्टर आपने पढ़े शेल नंबर या नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये कब लगाना है? जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या फिर पाई का कंपैरिजन पाई से हो। पहले तो ये पहचानिए ना कि कहां पर सिग्मा बनेगा, कहां पाई बनेगा। एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बन सकता था, पाई भी बन सकता था। लिख के दिया है साइड वाइज, मतलब ये वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई। अब बेटा सिग्मा और पाई आ जाए तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर। इसमें शेल नंबर काम नहीं करता। सिग्मा और पाई आ गया तो सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, पाई हमेशा वीक होगा, तो पाई बॉन्ड वीकर हो गया। हाँ, ये दोनों सिग्मा और सिग्मा थे। अब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से करना हो तब आप शेल नंबर वगैरह लगा सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये कंपैरेटिवली वीक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। लेकिन ये यहां पर दो सिग्मा और एक पाई का कंपैरिजन हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर। उसमें शेल नंबर नहीं देखना होता, बस सिग्मा और पाई से सॉल्व करना होता है। चलिए, तो अभी हमने ये डिस्कशन जो किया, यहां पर बेसिकली हमने दो फैक्टर्स के ऊपर बात कर ली, और वो दो फैक्टर्स जो थे उसमें हमने डिस्कशन किया कि पहला फैक्टर आता है बेटा शेल नंबर, दूसरा फैक्टर आता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, शेल नंबर से देख लीजिए, शेल नंबर से आंसर आ जाए ठीक है, वरना नेचर ऑफ ऑर्बिटल से देख लीजिए। लेकिन अभी तक हमने इन सारे केसेस में कोई एटम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो अब तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपसे मेनली एग्जाम में पूछा जाता है वो है ना एटम्स के ऊपर होता है, और उसके लिए हमें एक फैक्टर का ध्यान देना होता है, वो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्योंकि जब आपको यहां पर ऐसा शेल नंबर या सबशेल दिखाया गया तो आप ये नहीं पहचान सकते कि कौन सा एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट है, तो आप लोन पेयर को यहां पर काउंट में नहीं ले सकते या कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। लेकिन जब एलिमेंट देगा ना तो एक और फैक्टर काम में आएगा, और वो क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर। ध्यान सुनना, पहली बात, ये जो नंबर ऑफ लोन पेयर वाला फैक्टर है ये लगेगा केवल और केवल फोन के लिए। अप्लाई ओनली फॉर फोन। फोन कहने का मतलब हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक बात बताइए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या ये तीनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है या नहीं है बेटा? है। तो आपको जब भी कोई एलिमेंट दिया जाए, है ना, मतलब HF, HCl, HBr, HI, आप पहला फैक्टर कौन सा लगाओगे? शेल नंबर। जब शेल नंबर लगाओगे तो आप ऐसे शेल लिखोगे 1 1 है या 1 2 है या 1 3 है। जैसे ही शेल नंबर 2 दिख जाए, दिमाग में फोन आ जाना चाहिए कि भाई यहां पर हमें लोन पेयर चेक करना है। पहली बात, फ्लोरीन में हमेशा 3 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन में हमेशा 2 लोन पेयर होंगे, और नाइट्रोजन में हमेशा 1 लोन पेयर होगा। हमने कोवेलेंसी पढ़ा था कुछ दिन पहले, याद करेंगे तो नाइट्रोजन की कहानी कुछ इस तरह से बनाई थी हम लोगों ने, 2s2 2p3। तो क्या नाइट्रोजन के पास हमेशा 1 लोन पेयर है या नहीं है? और क्या नाइट्रोजन इसको एक्साइट कर पाता था? नहीं, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं था। इसके ग्रुप में नीचे कौन आता था? फास्फोरस। फास्फोरस की कोवेलेंसी 3 के बाद 5 भी हो सकती थी। तो हम लोग जब लोन पेयर देखेंगे तो हम फास्फोरस को नहीं लेंगे, भले उसके पास लोन पेयर हो तो भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो प्रमोट कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी प्रमोट या एक्साइटेशन नहीं कर पाएगा। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, होने के बावजूद भी वो उसको एक्साइट नहीं करा सकते। बेटा नाइट्रोजन के पास हमेशा 1 लोन पेयर होगा। मान लो ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन की कहानी ऐसी बनती है, तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। और मान लीजिए फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन की कहानी ऐसी बनती है, तो फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3। ये कभी भी अपने लोन पेयर को एक्साइट या प्रमोट नहीं करा पाएंगे,
इसलिए ध्यान रखना कि लोन पेयर का फैक्टर और किसी पे नहीं लगाना है, लोन पेयर का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, फोन पर। क्योंकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में एक लोन पेयर था, लेकिन वो एक्साइट करा सकता था। तो बाकी जो एलिमेंट है ना, उनके पास लोन पेयर हो तो भी कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर सिर्फ किस पे करेंगे, इन तीनों पे, क्योंकि इन पे हमेशा लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। तो अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी लोन पेयर का फैक्टर आएगा केवल 3 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। वो 3 एलिमेंट कौन से होंगे, फोन। क्या ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, यस। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें शेल नंबर 2 दिख जाए तो हमारे दिमाग में लोन पेयर आ जाना चाहिए। अब आगे सुनिएगा, मुझे बताइए अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, मान लो ये एटम ए और बी का बॉन्ड है और मान लो ये एटम बी और सी का बॉन्ड है, ध्यान से चेक करिएगा। इसके पास भी मान लो ये एबीसी में से 4 नहीं हो सकते, बस है ना, ये क्लियर बात है। इसके पास एक एक लोन पेयर है, इसके पास 2-2 लोन पेयर है। ओवरलैपिंग करने के लिए दोनों को पास आना पड़ेगा। जब पास आएंगे तो यहां तो इन्होंने बॉन्ड बनाया, लेकिन ये लोन पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल। बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग करने के लिए ये पास आए, ओवरलैपिंग कर ली, अनपेयर्ड की पेयरिंग कर ली, पर इसके पास फालतू के लोन पेयर पड़े हुए और ये लोन पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल। अब मुझे बताइए जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। ये ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होने से लोन पेयर का रिपल्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना रिपेल करेंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो बताइए ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो पाएगी या थोड़ी वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जितनी स्ट्रांग, अगर ये लोन पेयर नहीं होते तो जितना स्ट्रांग ये ओवरलैप कर पाते उतना स्ट्रांग अब ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। और बेटा अगर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ओवरलैपिंग खराब हुई तो बताइए बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बेटा कम हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आगे आइए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। लोन पेयर रिपल्शन के लिए, बहुत ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को, लोन पेयर रिपल्शन के लिए किसको लोन पेयर रिपल्शन बोला जा रहा है, इधर देखिए, 1 2 3। यहां पर बताइए लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं है, नहीं है। लोन पेयर रिपल्शन जब हम कह रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब है दोनों जो बॉन्ड बनाने वाले हैं इन दोनों पर लोन पेयर होना चाहिए। अगर एक पर लोन पेयर और दूसरे पे लोन पेयर नहीं है तो उससे इसके ओवरलैपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरलैपिंग पे फर्क कब पड़ेगा, जब दोनों के पास क्या होंगे, लोन पेयर। तो ध्यान रखना जब भी हम लोन पेयर रिपल्शन बोल रहे हैं तो दोनों एटम के पास लोन पेयर होगा तभी लोन पेयर रिपल्शन काउंट किया जाएगा। अगर एक के पास लोन पेयर है बहुत सारे और दूसरे के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसके लोन पेयर का इसकी ओवरलैपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके पास भी लोन पेयर होता तभी फर्क पड़ता। तो लोन पेयर रिपल्शन तभी लगेगा जब दोनों एटम्स के पास क्या होंगे बेटा, लोन पेयर, और या फिर दोनों एटम फोन में से कोई आ जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए कार्बन कार्बन। अगला एग्जाम्पल लिया बेटा हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें पहले समझा दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए बहुत आराम से, क्योंकि यहां पर जाके आप बाद में नहीं तो कंफ्यूज होंगे। मैंने बोला था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी का जो ये क्वेश्चन है ना, ये आप आखिरी तक पढ़ेंगे तो हमको कब कौन सी थ्योरी लगानी है, कब वीबीटी लगाना है, कब एमओटी लगाना है, कब हाइब्रिडाइजेशन लगाना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। इनको देखिए तीनों को, यहां पर क्या दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा रखा, मतलब ये सिग्मा होगा या पाई होगा, सिग्मा। दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से, सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से। जब भी सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से होगा दो एटम के बीच में, दिमाग में क्या जाना चाहिए, वीबीटी। और वीबीटी का पहला फैक्टर क्या होता है, शेल नंबर। आइए शेल नंबर लगाते हैं। अगर आप इसमें शेल नंबर लगा रहे हो तो बेटा इसका शेल नंबर भी 2-2 है, इसका शेल नंबर भी 2-2 है, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट, और ये भी 2-2 है। शेल नंबर सेम है या अलग अलग है, सेम है। शेल नंबर सेम हो गया तो अगला हमको क्या देखना होता है, डायरेक्शनल नेचर, एसपीडी, पर वो देखने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट दिया है तो पहला और तीसरे पे काम चल जाएगा, है ना। मुझे बताइए यहां पर शेल नंबर 2 दिखते ही दिमाग में कौन आ जाना चाहिए, फोन। जब भी शेल नंबर 2 दिखे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, फोन, क्योंकि शेल नंबर 2 वाले ही वो एलिमेंट है जिनके पास लोन पेयर होता है।
कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास क्या एक एक लोन पेयर होता है या नहीं होता है बेटा? होता है। और ऑक्सीजन के पास क्या दो दो लोन पेयर होते हैं या नहीं होते बेटा? होते हैं। एग्जाम में ये लोन पेयर बना के नहीं देगा, बना के दे दिया तो आपका काम आसान हो गया, नहीं दिया तो आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे हमेशा एक एक लोन पेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे हमेशा दो दो लोन पेयर। शेल नंबर सेम है। लेफ्ट टू राइट जाने पर बताइए, नंबर ऑफ लोन पेयर पे चर्चा कर रहा हूं, क्या नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पर 0+0 है बेटा? यस। यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर 1+1 और यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर 2+2। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्या इसमें लोन पेयर रिपल्शन लग रहा होगा? यस। क्या इस पे भी लोन पेयर रिपल्शन लग रहा होगा? यस। लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ क्या लोन पेयर रिपल्शन भी बढ़ जाएगा? यस। और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब बताइए इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? कार्बन कार्बन। उससे वीक कौन हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और उससे वीक कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए पहले। ये अपन ने सॉल्व कर लिया, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो तरीके समझ लीजिए वरना कंफ्यूज होते रहेंगे। मान लो मैं आपको एग्जाम में देता C2N2 और O2, ये क्या है? C2 ही तो है। ये क्या है? N2 ही तो है। ये क्या है? O2 ही तो है। और मैं आपको बोलता बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल दीजिए। अब बताइए ये और ये सेम है, अलग अलग है? अलग है। ये एग्जाम में या VBT लगा के आ गए आप, यही पाए जाओगे। VBT कब लगाना है? जब दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, या फिर ये बात ध्यान रखिए, है ना। अपन क्या है कि अपन हर जगह बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे हर थ्योरी में, और फिर अपने को एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अपन VBT का क्वेश्चन MOT से करके आ जाएंगे, MOT का क्वेश्चन VBT से करके आएंगे, फिर बोलेंगे पता नहीं समझ ही नहीं आया क्या हुआ था, आंसर की में कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ हो गया, है ना। C2N2O2 ध्यान सुनना बेटा, ये लिखने का और ये लिखने का मतलब अलग अलग होता है। N2 लिखने, इसको तो भूल जाइए अभी, C2 को N2 समझा देता हूं क्योंकि ये चीजें कम से कम इतनी तो पता होती है। N2 और O2 लिखने का मतलब ये होता है, यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कैसा बॉन्ड दिया है? सिंगल। और N2 लिखने का मतलब है हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कौन सा बॉन्ड कंपेयर कर रहे हैं? ट्रिपल। यहां पर OO का कैसा बॉन्ड दिखा रखा है? सिंगल। यहां पर O2 लिखने का मतलब है वो क्या बात कर रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को। बेटा यहां पर आप सिग्मा को सिर्फ सिग्मा से कंपेयर नहीं कर रहे हो, यहां पर आप एक के सिग्मा मतलब एक सिग्मा दो पाए को एक सिग्मा और एक पाए से कंपेयर कर रहे हो। ये कहानी ही अलग है। ये कहानी MOT पे जाएगी। किस पे जाएगी? MOT। जब सिग्मा और पाई को एक साथ कंपेयर करना हो तो फिर MOT में देखेंगे वो कहानी। अभी ध्यान रखिएगा, ये और ये सेम नहीं है। यहां पर आपको बॉन्ड ओपन करके इसीलिए दिया है क्योंकि वो सिग्मा को सिग्मा से कंपेयर कराना चाहता है। अगर बॉन्ड ओपन करके ना दे तो पहले बॉन्ड ओपन करके देखिए कि क्या सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से है, क्या पाई का कंपैरिजन पाई से है, या मल्टीपल बॉन्ड का कंपैरिजन मल्टीपल बॉन्ड से, तो कहानी चेंज हो जाएगी। और मैं बताता हूं इसके और रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन को समझिएगा क्योंकि एक ही चीज एग्जाम में पूछेगा, यही कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकंड और थर्ड पीरियड ही आएगा, पर पूछने के अंदाज बदल जाएंगे, क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाएगा, थ्योरी बदल जाएगी, आंसर बदल जाएगा। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला है ना, यहां भी मान लो एक बॉन्ड है ऐसा, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेशन दिया आपको, क्या ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन सेम है या अलग है? बोलो। अब सेम है, अब सेम है। अब दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? यहां पर और कुछ तो दिया ही नहीं आपको। किसके बारे में बात करी है? जो दिख रहा है वो देख लो बस। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। तो ये यही क्वेश्चन है, इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है। आगे सुनिएगा, यहां पर भी आप दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन दो एटम के बीच के सिग्मा से और दो एटम के बीच के सिग्मा से कंपेयर कर रहे हो। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो जाए, क्या लगा सकते हैं? VBT। और सोचिए क्या तरीका हो सकता है एग्जाम में या हाइड्रोजन भी लगा के दे दे। सब में हाइड्रोजन लगा दिया मान लो उसने ऐसा, है ना, और हाइड्रोजन लगाने के बाद इसको ऐसा मार्क करके दे दिया।
अगर मार्क करके दे दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी भी वो कौन से बॉन्ड के ऊपर कंपेयर कराना चाह रहा है, सिग्मा को सिग्मा से, सिग्मा को सिग्मा। तो वो बोले या इससे पहले जो दिखाया था और ये बोले, ये तीनों एक ही बात है। इन तीनों जगहों पर आप सिग्मा को सिग्मा से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या लगा सकते हो बेटा, वीबीटी। लेकिन अगर C2N2O2 लिख के दे देता तो वो वीबीटी का क्वेश्चन नहीं है, वो एमओटी का क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि वहां सिग्मा का सिग्मा से कंपेरिजन नहीं हो रहा था, वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स को मल्टीपल बॉन्ड से कंपेयर किया जा रहा था। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वरना हम क्या कंफ्यूज होते रहेंगे आखिरी तक, है ना। अभी खैर ये बातें चलती रहेंगी लगातार, वीबीटी एमओटी में यही बात हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए इधर केस नंबर 2 पे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता HF, HCl, HBr और HI, चेक करते जाइए, पहले देख लीजिए, एक साथ लिख लीजिएगा HF, HCl, HBr, HI, और आपको बोला जाता है इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनाइए। तीनों बातें सेम है। पहली बात, इस बार आपको मॉलिक्यूल ओपन करके दिया या क्लोज करके दिया? क्लोज करके दिया। वहां पर मैंने बॉन्ड दिखा रखा था, पर यहां पर मैंने बॉन्ड नहीं दिखा रखा है, तो आपको खुद बॉन्ड्स को ओपन करना आना चाहिए। क्या HF की कहानी आपको आती है बेटा? HF में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। HCl में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल। HBr में कैसा होता है? सिंगल। HI में कैसा होता है? सिंगल। अगर क्लोज करके दिया तो ओपन कर लीजिए। अगर बॉन्ड ओपन करके देख रहे हैं हम, तो क्या दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा? यस। पहला बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा। तो दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है। अगर सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या पाई का कंपैरिजन पाई से हो, क्या लगाना है? वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर बोलिए क्या होता है बेटा? शेल नंबर। अगर हम शेल नंबर लगाते हैं तो इसका शेल नंबर आएगा 1 2, इसका शेल नंबर आएगा 1 3, इसका शेल नंबर आएगा 1 4, इसका शेल नंबर आएगा 1 5। क्या कहीं पर शेल नंबर 2 देखने को मिल रहा है? यस। 2 देखते ही दिमाग में फोन आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 के साथ ही ये लोन पेयर वाला फैक्टर भी लगेगा। अब फोन वाला फैक्टर आ गया तो मुझे बताइए, फ्लोरीन के पास बाय डिफॉल्ट कितने लोन पेयर होते हैं? 3। बाकी किसी पे लोन पेयर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, फोन पे ऊपर लोन पेयर कंसिडर करना है बस। अगर फोन पे लोन पेयर, तो मुझे बताइए अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो नॉर्मल अगर हम इसका ऑर्डर बनाते लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो कायदा ये बोलता था कि HF स्ट्रॉन्ग होना था, HCl वीक होना था, HBr और वीक होना था, क्योंकि शेल नंबर बढ़ते जा रहा है तो बॉन्ड वीक होता जा रहा है, ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन क्या फ्लोरीन पे लोन पेयर है या नहीं है? और लोन पेयर आ गया तो बताइए क्या यहां पर लोन पेयर रिपल्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन तब लगेगा जब दोनों पे लोन पेयर होंगे। अगर एक पर लोन पेयर और दूसरे पे लोन पेयर नहीं है, उसको लोन पेयर रिपल्शन में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि इससे ओवरलैपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इस पे लोन पेयर रिपल्शन आपने मान लिया होता तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता या वीक होता? वीक होता। तो आप इसको उठा के यहां या यहां, वो डिपेंड करता किससे कितना वीक है, कहीं जाता। लेकिन अभी इसमें लोन पेयर रिपल्शन नहीं, मतलब जो जहां है वही रहेगा। दिस इज द आंसर, लिखिए इसको। और ये हमने हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक में पढ़ा था पहले ही। HF, HCl, HBr, HI में डाउन द ग्रुप जाने पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। पहले ऊपर वाला टूटता था या नीचे वाला, तो नीचे वाला, वही HI है यहां पर।
चलिए बेटा, है ना, अब ये जो अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं, इसके अलावा और क्या केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, तो आइए उनके ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको दिया गया जहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। मान लीजिए आपको दिया गया HH, CC, NN और OO। चेक करिएगा, यहां पर सबसे पहले बॉन्ड्स को देखिए, क्या इस बार मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को खोलकर दिया गया या क्लोज दिया? बेटा खोल के दिया बॉन्ड, है ना। अगर बॉन्ड ओपन करके दिया, इसका मतलब है कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सिग्मा है या पाई है या क्या है। यहां पर दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपेरिजन किससे हो रहा है? सिग्मा से। जब भी सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से हो या पाई का कंपेरिजन पाई से हो, क्या लगा देना है? VBT। VBT का पहला फैक्टर क्या आता है बेटा? शेल नंबर। तो आइए वहीं से स्टार्ट करेंगे। शेल नंबर क्या? इसका शेल नंबर 11 और बाकी सबका शेल नंबर 22 है। शेल नंबर अलग अलग के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो जिसका शेल नंबर कम है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब ये स्ट्रांग होना चाहिए, और बाकी सब इसके कंपैरिजन में वीक, ठीक है। लेकिन बाकी तीनों का शेल नंबर आपस में क्या है? सेम। तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? क्या यहां पर सेकंड नंबर का पीरियड दिख रहा है बेटा? यस। इसका मतलब है सेकंड पीरियड आते ही दिमाग में फोन आ जाना चाहिए, लोन पेयर आ जाना चाहिए। इसके लिए लोन पेयर देखना, तो यहां पर लोन पेयर क्या है बेटा? 0, यहां पर लोन पेयर क्या है? 1, और यहां पर लोन पेयर क्या है? 2। याद करिएगा, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, नाइट्रोजन के पास हमेशा एक एक लोन पेयर होगा, और ऑक्सीजन के पास हमेशा दो दो लोन पेयर होंगे। ये हमें खुद यहां पर बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाता हूं तो पहले तो शेल नंबर वाले फैक्टर पे देखिए, तो HH का बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। और इन तीनों का बॉन्ड उसके कंपैरिजन में हायर शेल नंबर है तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो इसको तो भूल जाओ। अब इन तीनों का ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी इस स्लाइड में बना चुके हैं। वही वाला फैक्टर लग रहा है कि भैया जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर लोन पेयर बढ़ेंगे, लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा HH, CC, NN और OO। अगला केस देखिएगा, मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया जाता कार्बन कार्बन, दिया जाता सिलिकॉन सिलिकॉन, मान लीजिए दिया जाता जर्मेनियम जर्मेनियम, मान लीजिए दिया जाता SN SN, देखिए, और आपको बोला जाता है इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाइए। सबसे पहले आप यहां पर पहला फैक्टर, क्योंकि यहां देखिए बॉन्ड ओपन करके दिया है, दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा, पहला फैक्टर VBT लगाएंगे। VBT में पहला फैक्टर कौन सा आता है? शेल नंबर। बेटा इसका शेल नंबर 22 है, इसका शेल नंबर 33 है, इसका शेल नंबर 44 है, और इसका शेल नंबर 55 है। लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। लेकिन क्या इनमें से कोई शेल नंबर 2 का एलिमेंट दिख रहा है? यस। और 2 देखते ही दिमाग में फोन आना चाहिए, क्या यहाँ फोन में से कोई है? नहीं है, तो यहाँ लोन पेयर का लफड़ा नहीं है, ठीक। अब आप डायरेक्टली शेल नंबर से सॉल्व कर दीजिए। शेल नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी कम होने लगेगी। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कार्बन कार्बन, देन सिलिकॉन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम जर्मेनियम, एंड देन SN SN। इस तरह से ये ऑर्डर बन के आएगा। अगले केस पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ वाला केस जो हम पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ VBT, है ना। बॉन्ड एनर्जी का जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है। NCERT ग्रुप 17 P ब्लॉक में पहले पैराग्राफ में ये ऑर्डर दे रखा है, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या लिख के दिया? F2Cl2Br2I2। हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले, चाहे बॉन्ड एनर्जी बोले, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले, चाहे बॉन्ड स्टेबिलिटी बोले, सब एक ही है। F2Cl2Br2I2। मुझे बताइए बॉन्ड्स ओपन करके दिया या क्लोज करके दिया? क्लोज करके। ओपन हमें करना पड़ेगा। मुझे बताइए यहां पर जो मॉलिक्यूल है FF सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, Cl का भी सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड ही क्यों बना इनके बीच में? क्योंकि इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए आपस में ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। अब मुझे बताइए क्या यहां पर सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है? यस। और सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा तो VBT लगाएंगे। पहला फैक्टर शेल नंबर, शेल नंबर लगाइए। इसका शेल नंबर आएगा 22, इसका शेल नंबर आएगा 33, इसका शेल नंबर आएगा 44, और इसका शेल नंबर आएगा 55। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए। चेक करिएगा, अभी लिखना मत। शेल नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए, मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जानी चाहिए। मतलब ऑर्डर ऐसा कुछ बनना चाहिए था, BR BR और II, ऐसा ऑर्डर बनना चाहिए था, है ना, शेल नंबर के हिसाब से।
लेकिन क्या हमें कहीं पर फोन दिख रहा है बेटा? यस। अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाए तो आपको लोन पेयर रिपल्शन पे ध्यान देना होगा। एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते? 3। अगले फ्लोरीन के पास भी 3। क्या इसमें लोन पेयर रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और लोन पेयर रिपल्शन लगेगा तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था कम से कम उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनेगा। इतना हमें पता है कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बनना था उससे तो वीक बनेगा। लेकिन अब वीक बनने के क्या क्या मायने हो सकते हैं वो समझिएगा। हो सकता है ये रिपल्शन के बाद वीक तो हो गया, लेकिन वीक होने के बाद भी हो सकता था कि ये तीनों से स्ट्रॉन्ग ही रहता। ये भी हो सकता था। हो सकता है ये वीक होने के बाद इतना वीक होता कि क्लोरीन से तो वीक हो जाता लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन से स्ट्रॉन्ग रहता। हो सकता है ये वीक होके इतना वीक हो जाता कि क्लोरीन ब्रोमीन से तो वीक होता लेकिन आयोडीन से स्ट्रॉन्ग होता। और हो सकता है ये इतना वीक हो जाता कि इन तीनों से ही पीछे चले जाता। तो वीक होने से कुछ भी नहीं होगा, वीक है ये हमको पता है, लेकिन वीक होने के बाद भी 4 तरह के ऑर्डर बन सकते हैं। तो अब आगे की कहानी के लिए हमको फैक्ट पता ही होना चाहिए। हाँ, ये पीछे जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि लोन पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हुआ, लेकिन वीक होने के बाद यहां जाएगा कि यहां जाएगा कि यहां जाएगा, ये तो डेटा से ही पता चलता है। और जब इसकी वैल्यूज देखी जाती है तो ये Br2 के बाद में मिलता है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर बनता है उस पर अगर हम आ जाए तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर जो बनेगा, यहां पर आएगा बेटा Cl2, यहां पर आएगा Br2, यहां पर आएगा I2। ये ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही होना था। बस F2 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन कहां पर मिला है? इस जगह पर मिला है। और इसके पीछे का रीजन हम बोलेंगे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। और ये ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस दुनिया में रहे ना रहे, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, ये ऑर्डर रहेगा, ये याद रहना चाहिए। कोई भी पूछे हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, तो अपने को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ऑर्डर बोलिए क्या है? Cl2 Br2 F2 I2। फिर से बोलो क्या ऑर्डर है? फिर से बोलो क्या है? Cl2 Br2 F2 हेलोजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाए, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जाए, बॉन्ड स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाए, Cl2 Br2 F2 और I2। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस। चले भैया ना, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, CF CCl CBr CI। आपको बोलेगा कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है बेटा। तो यहां पर अगेन आप देखें, दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से या पाई का कंपैरिजन पाई से, VBT लगा देना है। शेल नंबर देखिएगा 22 23 24 25। 2 दिखते ही दिमाग में फोन आना चाहिए। इनमें से यहां पर फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर है बेटा? 3। लेकिन यहां पर लोन पेयर रिपल्शन काम नहीं करेगा क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा।
चलिए ना, अगले केस के ऊपर बात करें तो नेक्स्ट केस जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है H2 और HF। डेंजर साइन बना दिया मैंने, मतलब ये एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करेंगे, हालांकि कोई एक्सेप्शन है नहीं, है ना, बट इसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि ऑर्डर जो आना चाहिए उससे कुछ अलग आता है। आइए यहां पर देखते हैं, समझते हैं इसको। ऑर्डर आपको निकालना है H2 और HF में। एनसीईआरटी में जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, तो इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो बेटा H2 और HF में ध्यान सुनिएगा, यहां पर बॉन्ड ओपन करके नहीं दिए, तो बॉन्ड हमें ओपन करना पड़ेगा। हमें पता है H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, और HF में भी हाइड्रोजन फ्लोरीन का कैसा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल। इसका मतलब है दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से हो रहा है, और जब भी सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से होगा क्या लगाना है, वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर क्या है बेटा, शेल नंबर। तो हमने पहला फैक्टर यहां पर लगाने की कोशिश करी, शेल नंबर। इसका शेल नंबर है 1 1, इसका शेल नंबर है 1 2। दूसरी बात, क्या यहां पर कहीं पर फोन में से कोई दिख रहा है, तो यस, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी होता है, लेकिन क्या ये लोन पेयर से लोन पेयर रिपल्शन का कोई लेना देना है यहां पर, नहीं, तो लोन पेयर भूल जाइए, खत्म हो गई बात उसकी। अब आइए यहां पर 1 1 और 1 2, क्लियरली पहला फैक्टर क्या लगेगा, शेल नंबर। शेल नंबर जिसका कम है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऑर्डर जो इनका बॉन्ड एनर्जी का बनना चाहिए था वो ऑर्डर ऐसा बनना चाहिए था बेटा, लेकिन ये ऑर्डर ऐसा मिला नहीं, ठीक इसका उल्टा मिला। ऑर्डर जो मिला वो H2 का बॉन्ड एनर्जी कम मिला और HF का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मिला, ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर आया कैसे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। कहने के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि जो ऑर्डर होना था उससे अलग आ रहा है, लेकिन कारण क्या है समझिएगा। HF के बारे में याद करिए, हमने पीरियोडिक टेबल के EN वाले एप्लीकेशन में एक हैनी स्मिथ इक्वेशन पढ़ी थी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या HF का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमने जब निकाला था तो लगभग 43% आता है इसका। कितना आता है, 43%। 100 में से 43% आयनिक कैरेक्टर होने का मतलब है तो ये कोवेलेंट। नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, ये कोवेलेंट। लेकिन उस कोवेलेंट में 57% कोवेलेंट कैरेक्टर और 43% आयनिक कैरेक्टर, जो कि एक अच्छा खासा आयनिक कैरेक्टर। 43% मतलब लगभग आधा आधा हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर या चार्ज आता है। याद करिए इसका डेल्टा EN भी बहुत ज्यादा होता था, और डेल्टा EN या चार्ज सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर खूब सारा डेल्टा प्लस और इसके ऊपर खूब सारा डेल्टा माइनस आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस पर तो कोई पोलैरिटी नहीं आई, लेकिन उसके ऊपर जो पोलैरिटी आई उसके अंदर बहुत सारा आयनिक कैरेक्टर आ गया। और बेटा बहुत ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आने की वजह से इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, याद करिए कोवेलेंट और आयनिक में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और इसीलिए HF और HH में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा मिलता है, HF। कारण इसका बोल देते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन EN, ड्यू टू डिफरेंस इन EN, है ना। EN डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा आता है। लेकिन ये बात जो इतनी बोली गई है ना, यहां पर बात खत्म नहीं होती। एक्चुअल में अगर हम यहां पर HH के साथ, अभी हमने किसको कंपेयर करा, HF को, तो हमने बोला इसके ऊपर कोई डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस नहीं आ रहा, पर इसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, मोर मतलब स्ट्रेंथ हो गया इसका, मोर एनर्जी हो गया। तो ऐसा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में हो सकता है। मान लो यही मैं दे देता, तो यहां पर भी तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता ही, यहां पर भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता ही। तो इसका मतलब है ये तो फिर इस हिसाब से तो सबसे वीक हो जाना चाहिए, इन सबसे वीक हो जाना चाहिए, फिर तो सेल नंबर की ऐसी तैसी हो गई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। एक्चुअल में ये जो बताया जाता है मार्केट में, ये आधा ही सत्य है ना। इसकी पूरी कहानी समझिएगा जरा ध्यान से कि होता क्या है। एक्चुअल में शेल नंबर फैक्टर प्रिवेल कर रहा है यहां पर भी। कहानी क्या है, आपने जब HH बनाया, आपने जब HF बनाया, और आपने जब मान लीजिए HCl बनाया होता, तो आपको शेल नंबर दिख रहा है 1 1, शेल नंबर दिख रहा है 1 2, शेल नंबर दिख रहा है 1 3। कायदा ये बोलता है सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। हाइड्रोजन के साइज पे चलिए, मान लो ये हाइड्रोजन के एटम बना दिया हमने, यहां पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, वहां पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, इतने ही साइज का हाइड्रोजन यहां भी बना दिया, इतने ही साइज का हाइड्रोजन यहां भी बना दिया, मान लिया। लेकिन अब हाइड्रोजन, यहां पर तो हाइड्रोजन था, यहां पर कौन आया, फ्लोरीन। अब सोचिए हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है।
फर्स्ट से सेकंड पीरियड पे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा, लेकिन इधर से इधर जाने पर साइज छोटा होता जाता है। तो फ्लोरीन का साइज जो होता है ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में यहां और यहां आते हैं। हाइड्रोजन ऐसा है तो फ्लोरीन इससे बड़ा होना चाहिए, पर फ्लोरीन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, मार्जिनल डिफरेंस होता है दोनों के साइज में। और मार्जिनल डिफरेंस होने की वजह से ये जो बन रहा है और यहां जो फ्लोरीन आप बना रहे हो ना, इसमें ये वाला डिस्टेंस हल्का सा कम है, ये वाला डिस्टेंस हल्का सा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो शेल नंबर बड़े आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसमें उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। यहां पर जब आप क्लोरीन बनाओगे तो क्लोरीन और बड़ा हो जाएगा, यहां पर से इंपैक्ट आना चालू हो जाएगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लगभग बराबर होने की वजह से यहां पर आपको पोलर और नॉन पोलर वाली बात काम में आ जाती है कि भैया ये वाला बॉन्ड बेहतरीन तरीके से पोलर होता है, इस वजह से क्योंकि दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लगभग बराबर और उस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इसका अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में इसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। पर यह बात केवल एच और HF पे लगेगा। HF के बाद अगर HCl, HBr, HI आ जाए, होते तो वो भी पोलर है, उनमें भी डेल्टा EN होता है, लेकिन उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो इतना बढ़ जाता है कि वो HH के साथ कंपेयर में नहीं आ पाते। तो ये कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए, HH और HF की क्या करनी, इसको नोट करिए। पहले क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो जब SPDF लिख के देना तो ही लगाना है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। लेक्चर जाके रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। ये चीज बोल रखी है। सुबह सुबह का पता नहीं चलता बहुत सारी चीजों का, ठीक रहता है, बढ़िया है। चलिए, है ना। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो 7th नंबर का केस अभी हमने डिस्कस करा, अब इसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट। पहला ऑप्शन लिखे H2, अगला लिखे HF, अगला लिखे HCl, अगला लिखे HBr, अगला लिखे HI। कौन हो जाएगा वीकेस्ट? HI, है ना। अच्छा, इन पांचों के बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बना दीजिए, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनाना है इनका पांचों का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से कौन होगा बेटा? HF, उससे कम H2, उससे कम HCl, फिर HBr, फिर HI। दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है ना। क्योंकि HH और HF में ही केवल चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे वीक जो बॉन्ड है इनमें से वो HI, उससे स्ट्रॉन्ग HBr, उससे स्ट्रॉन्ग HCl, उससे स्ट्रॉन्ग H2, और H2 से भी स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? HF। दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, which of the following order of bond strength is correct?
मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ फर्स्ट। चले भाई, है ना, इसका आंसर केवल एक ही है, और आंसर कौन सा? फर्स्ट। ये तो ऑलरेडी ऑर्डर हमने बना भी लिया है। बाकी ऑर्डर क्यों गलत है याद करिए। फोन वाला तो अभी हमने डिस्कस किया था, Cl2Br2 F2I2। इसके पास कितने कितने लोन पेयर होते हैं? 3 3। तो ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से यहां आ जाता है। अगर OO की बात करें तो यहां पर भी लोन पेयर रिपल्शन लगेगा। अगर NN की बात करें तो यहां पर भी लोन पेयर रिपल्शन लगेगा। इसकी तरह फ्लोरीन पीछे जाता है, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उतना पीछे नहीं जाता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कम है। तो ये थर्ड नंबर पे जाता था, ये दोनों सेकंड नंबर पे जाते हैं। और इसके बारे में एक बात बताऊं आपको, ध्यान सुनिएगा। NN और PP NCERT ग्रुप 15 में एनोमलस बिहेवियर और नाइट्रोजन में ये बात लिखी भी हुई है कि जब नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड आप कंपेयर करते हो और फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड कंपेयर करते हो, तो इसका शेल नंबर क्या दिखता है? 2 2। इसका शेल नंबर क्या दिखता है? 3 3। तो कायदे से शेल नंबर कम है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन क्या यहां पर लोन पेयर रिपल्शन लग जाएगा बेटा? यस। तो इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? PP। और उसमें जो लिखा हुआ है वो पूरा ये है कि सिंगल बॉन्ड में फास्फोरस स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग होता है। वो MOT में फिर हम देखेंगे N2P2, है ना, नोट कर लीजिए इस बात को। तो ये ओवरऑल अभी हमने यहां पर जो भी डिस्कशन करा बेटा, यहां पर हमने सिग्मा का कंपैरिजन किससे कर लिया? सिग्मा से। और सिग्मा से सिग्मा के कंपैरिजन में दो एटम के बीच में जब भी आप देखेंगे तो आपको VBT लगाना है। पहला फैक्टर शेल नंबर, दूसरा फैक्टर डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल नेचर। शेल नंबर अगर 1 1 2 2 3 3 जो पहले क्वेश्चन करे या SPDF के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो पहला और दूसरा फैक्टर लगा लेना है। मान लीजिए एलिमेंट के फॉर्म में दिया जाता है तो पहला फैक्टर शेल नंबर, फिर डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल देखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ लोन पेयर पे आ जाइए और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेंगे ना। यहां तक लिख लीजिए, बाकी पाए वाला फिर कल देखेंगे।